नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और हिमाचल की बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। हिमाचल की बात में आप लोगों को हिमाचल भर की सारे किस्से, सारी कहानियां, सारी बड़ी खबरें हम लोग यहां पर बताने का प्रयास करते हैं और प्रयास हमारा रहता है कि आपको चप्पे चप्पे की, पल पल की खबर हिमाचल प्रदेश की देते रहें। हिमाचल की जो प्रमुख खबरें हैं उसको हम इस बुलेटिन में इंक्लूड करते हैं और अगर हमें हिलने की आवश्यकता है तो प्लीज़ बताएं और आप सभी लोगों को यहाँ पर जानकारी देंगे कि हिमाचल में क्या क्या हो रहा है। आज का बुलेटिन बहुत मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कई ऐसी खबरें हैं जो पता लगने के बाद आप शायद आपके अवचेतन मन तक आप विचलित हो जाएंगे। जब हमने इसे कंपाइल किया तब हम भी विचलित हुए। कई ऐसी खबरें हैं जो आपके जानने योग्य है। बहरहाल, जैसे कि हम यहाँ पर जब उपचुनावों की बात करते हैं तो वो आपके जानने योग्य है कि उपचुनावों में हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। मसलन आप लोगों को इस सब बारे में बताएंगे कि कितने लोग यहाँ पर उपचुनावों में वोट करने वाले हैं, कहाँ पर कितने वोटर हैं, सब जानकारी यहाँ पर देंगे। लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश के देवभूमि, हिमाचल प्रदेश के शिवभूमि कहे जाने वाले चंबा से एक दिल दहला देने वाली खबर, एक दिल दहला देने वाला खुलासा हमारे सामने आया है जो आप लोगों को यहाँ पर बताना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम इस वीडियो को और इस जानकारी को आपके साथ साझा करें, आप सभी लोग कमेंट्स के माध्यम से भी जुड़े और चाहेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके लाइक अवश्य करें वीडियो को और शेयर अवश्य करें वीडियो को। वीडियो शेयर करने को क्यों बोलते हैं? क्योंकि जानकारी सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये रहती है और कई ऐसी खबरें हैं जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। इसलिए हम आप लोगों को हमेशा वीडियो शेयर करने को अवश्य कहते हैं। सबसे पहली ही जो अभी खबर आप लोगों तक पहुंचाएंगे, आप सभी लोगों को सुप्रभात है। सुनील जी, कुलदीप जी, सभी को गुड मॉर्निंग है। स्ट्रीम ज़रूर शेयर कीजिए, ये ज़रूर कहेंगे। पहली खबर जो हमारे बीच में है, आप लोगों को बताएंगे कि क्यों ये इस तरह की खबर हमारे बीच में आई है, ये भी आपको बताएंगे। आपको याद जानकारी होगी कि कुछ समय पहले ही आप लोगों के बीच में हम लोगों ने एक बड़ी खबर लेकर आए थे, जहां पर हिमाचल प्रदेश के शिवभूमि कहे जाने वाले चंबा की यदि बात करें तो वहां पर 3 छोटे बच्चों सहित उनके पिता यहां पर अग्नि में भस्म हो गए थे, जिंदा वो यहाँ पर जल गए थे। तीसा की ये खबर थी और तीसा की इस खबर में आप लोगों को जैसे कि जानकारी है कि उस तीसा की खबर में हमारे बीच में क्या हुआ था कि जो परिवार था, उसका परिवार का एक जो पुरुष सदस्य था, जो पिता और पति था, वो यहाँ पे झुलसकर मृत्यु के भेंट चढ़ा। बच्चे जो छोटे छोटे थे, 6 साल से कम की उम्र के थे सभी, वो यहाँ पर मृत्यु की भेंट चढ़ गए और आखिर में हमारे बीच में जो 3 छोटे बच्चे, उनकी जो माता जी हैं वो यहाँ पर सुरक्षित रहीं। ये सब हमारे बीच में हुआ। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा उस खबर में हमारे सामने आ रहा है और ये इतना बड़ा खुलासा है कि उसके बाद आप लोगों की भी रूह अंदर से कांप जाएगी। स्ट्रीम ज़रूर शेयर कीजिए, ये ज़रूर कहेंगे। आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी इसके साथ में देंगे, लेकिन उससे पहले स्ट्रीम ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। आपको शुरुआत करते हैं, बताते हैं। जैसे कि हमने बताया, तीसा में कुछ समय पहले एक मकान जल गया था जिसमें 3 लोग यहाँ पर झुलस गए थे। ये 3 बच्चे यहाँ पर अग्नि के ग्रास बन गए थे, उनके साथ उनके पिता भी अग्नि के ग्रास बन गए थे। लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी माँ थी, जो पत्नी थी उस व्यक्ति की, वो यहाँ पर बच निकली थी। छोटी मोटी चोटें उन्हें आई थी लेकिन बच निकली थी। अब उसमें बड़ा खुलासा हमारे बीच में हुआ है। बड़ा खुलासा क्या हुआ है वो सुनिए और सुनकर अगर आपका दिल न दहल जाए तो आप में संवेदना की कमी शायद रहेगी। खुलासा ये हुआ है कि जांच पड़ताल में पता चला है कि प्रेमी के संग मिलकर पहले उसने अपने पति को कुल्हाड़ी से यहाँ पर जान उसकी ली, यहाँ पर उसकी जान यहाँ पर ले ली, उसे मार दिया कुल्हाड़ी से। उसे ना केवल यहाँ पर घायल किया बल्कि उसे जान से मार दिया और उसके बाद खुद घर में उन्होंने आग लगाई। जी हाँ, आपको बता दें कि मंगलवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और 15 दिनों की न्यायिक हिरासत पे भेज दिया गया है। आपको बता देते हैं, पूछताछ में उन्होंने बताया कि 13 सितंबर की रात को उन्होंने अपने पति मोहम्मद रफ़ी पर हमला किया था जिससे उसकी मौत हो गई। उसी रात वो प्रेमी के साथ मिलकर नूरा ने अपने घर में भी आग लगा दी। जो वो पत्नी थी उसकी, अपने पति मोहम्मद रफ़ी को उन्होंने जान से मार दिया। उसके बाद अपने घर पे आग लगा दी, जिसमें आप अब ये सुनने के लिए अपने जरा दिल को मजबूत कर लीजिए, कड़ा कर लीजिए, क्योंकि ये सुनने के लिए और इसमें संवेदना ना महसूस हो तो क्या कहें। आपको बता दें कि उसमें घर में जब आग लगाई उसमें 3 बच्चे उसके, जैतून 6 साल की, समीर 4 साल का और 1.5 साल की जुलेखा, 6 साल से नीचे के सारे बच्चे, उनका दम घुटने से मौत होगी और वो भी घटनास्थल पर ही जिंदा जल गए। एक तरह से ये समझ लीजिए। मारने के बाद उसी कमरे में पत्नी को भी उसने लटा दिया, जिसमें वो बताया गया कि पति की भी जलने से मौत हो गई थी।
पुलिस ने कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया और घटना के दिन ही मोहम्मद रफी के पिता नूरदीन ने पुलिस को बताया था कि उसकी बहू और पड़ोसी के उसके बेटे और उसके बच्चों की साजिश के तहत ये हत्या हुई है। तो ये एक बड़ा इल्जाम पहले लग गया था और तफ्तीश में 13 सितंबर को यह आग लगी थी। खबर यह आई थी कि वहां पर आग में पति, उसके 3 बच्चे जल गए, लेकिन अब पता लग रहा है कि नूरा ने खुद ही अपने पति को कुल्हाड़ी से अपने प्रेमी के संग मिलकर मारा और जब प्रेमी के संग मिलकर मार दिया उसके बाद घर में आग लगा दी। घर में आग लगने के बाद बच्चे जो 3 साल के थे, क्षमा चाहेंगे 3 बच्चे जो 6 साल, 4 साल, 6 साल, 4 साल और 1.5 साल के, जैतून, समीर और जुलेखा क्रमश, यहाँ पर तीनों का दम घुटने से मौत हो गया। तीनों की मौत होगी तो पति को भी वहां पर लेटा दिया और पति को भी वहां पर लेटाने के बाद वो यहाँ पर इस तरह से बिहेव करने लगी कि भाई देखिए हमें, हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ है, हमारे पति की जो मृत्यु हुई है वो इस तरह से हुई है। कलयुग में इस तरह की नारी शक्ति, जैसे जय हरीश जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कलयुगी एक खबर है और आप सभी लोगों को कहेंगे कि जरूर शेयर कीजिए इस तरह के लोगों के लिए। क्या यहाँ पर आपके हिसाब से इन लोगों को सजा होनी चाहिए? स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहे, लाइक अवश्य कीजिए। लाइक की जगह पे अगर सैड रिएक्ट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन रिएक्ट जरूर कीजिए। तो एक संवेदनशीलता तो यहाँ पर शून्य है, संवेदनहीनता आप देख सकते हैं कि प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या की और 3 बच्चों को भी यहाँ पे जिंदा ही जला दिया और अब जुर्म कबूल लिया है। आगे इस दोबारा आप लोगों को इस खबर तक लेकर आएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को बाकी खबरों से भी यहाँ पर जानकारी देना जरूरी है क्योंकि सारी खबरें यहाँ पर बहुत नेसेसरी यहाँ पर रहती हैं। इसके साथ नाहन में कल शाम को देर रात हंगामा हुआ। हिंदू जागरण मंच ने पुलिस के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की और एनएच पर जो नेशनल हाईवे है उसे यहाँ पर रोक लिया। 10 बजे उनके कार्यकर्ता दिल्ली गेट पर पहुंच गए और हाईवे को जाम कर दिया। कारण क्या बताया जा रहा है कि कारण ये बताया जा रहा है कि कालिस्तान तालाब के नजदीक रात 9:15 बजे वो हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, जो हिंदू जागरण मंच के कुछ लोग थे। उसी समय पर पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और शहर में लगातार बढ़ रही चोरी के मामलों को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं से कहा कि वो घर चले जाएं। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था और उन्हें चोर भी कहा था, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भारी संख्या में शहर के दिल्ली गेट पर पहुंच गए। अब देखिए 2 वर्जन है, दोनों आपको बता रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पुलिस माफी नहीं मांगती तब तक वो मौके से नहीं हटेंगे और उन्होंने उसे जाम रखा। यहाँ पर आपको बताएं कि 11 बजे तक कार्यकर्ता मौके से नहीं हटे जब तक रिपोर्ट यहाँ पर प्रेषित की गई है और उन्होंने यही मांग रखी कि जब तक उनसे माफी नहीं मांगी जाती वो नहीं जाएंगे। तो सुनिए क्या हुआ कि रात को वो पूजा अर्चना कर रहे थे हनुमान के मंदिर पे, पुलिसकर्मी आए। ये उनका वर्जन है कि भाई पुलिसकर्मी आए, पुलिसकर्मी जो आए उन्होंने उनको बोला कि चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, आप चले जाइए। हिंदू जागरण मंच कहता है कि पुलिसकर्मी आए तो सही, लेकिन उन्होंने गाली गलौच और उन्हें चोर भी कहा, इसलिए वो यहाँ पर उग्र हो गए और उग्र होने के बाद उन्होंने नाहन में जो नेशनल हाईवे है उसे जाम कर दिया और वहां पर कहा कि हमारी पूजा अर्चना के बीच में विघ्न आपने डाला, वो चलिए एक बारी को शायद मान भी लिया जाए, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर हमें चोर कहा, जिस तरह से हमें बदतमीजी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो जब तक आप क्षमा नहीं मांगते ना एनएच खोला जाएगा ना हम यहाँ से हटेंगे। 2 खबरें आपके बीच में हो गई। तीसरी खबर आप लोगों को लेकर चलते हैं। तीसरी खबर कल आप लोगों को जैसे जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर ये बता दिया गया है कि आने वाले समय में उपचुनाव हमारे बीच में 30 अक्टूबर को होने वाले हैं। तो 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों की यदि बात करें तो हमारे बीच में इन उपचुनावों में आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जयराम और वीरभद्र परिवार की प्रतिष्ठा जंग पर है। भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा मंडी संसदीय क्षेत्र में कौन कौन हो सकता है, यहाँ पर जो बातचीत की जा रही है, आप अलग अलग जगह पे अलग अलग रिपोर्ट्स देखते हैं। हम ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं, हम अपनी रिपोर्ट आपको बताएंगे। पेड जो आजकल एक प्रोपोगेंडा चलता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, आपको ये बता दें कि कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर प्रतिभा सिंह और आश्रय शर्मा की बात हो रही है। आश्रय शर्मा पिछली बार रिकॉर्ड मतों से हारे थे, इसलिए प्रतिभा सिंह का नाम यहाँ पर ज्यादा पुख्ता माना जा रहा है कि वो वहां से मंडी संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगी। उसके साथ साथ यहाँ पर गोविंद सिंह या फिर क्षमा चाहेंगे महेंद्र सिंह जो कैबिनेट के मंत्री हैं, इन दोनों का भी नाम यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अगर सूत्रों की मानी जाए तो यहाँ पर यह माना जा रहा है कि महेश्वर सिंह को यहाँ पर टिकट दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्यों? क्योंकि एक तो वो भी राज परिवार से आते हैं, दूसरा उसके बाद ये जंग जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि कांग्रेस को यहाँ पर, क्षमा चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो वीरभद्र सिंह जी के मृत्यु के कारण जो यहाँ उनका देहांत हुआ है उसके कारण एक जो यहाँ पर सहानुभूति पनपी होगी लोगों को, उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई ऐसा ही व्यक्ति चाहिए होगा जो उन्हीं के परिवार से हो। महेश्वर सिंह उसमें फिट बैठते हैं और महेश्वर सिंह को यदि वहां से टिकट दिया जाता है तो मामला दिलचस्प हो सकता है। अभी के लिए यह माना जा रहा है कि ये कांग्रेस के लिए पक्की सीट है, लेकिन ऐसा कहना बहुत ज्यादा
जल्दी होगा और ऐसा माना जाए कि महेश्वर सिंह अगर वहां से लड़ते हैं तो उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप क्या मानते हैं, किसको मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए, वो अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर हमें बताएं। आगे की बात करें तो आता है अर्की विधानसभा क्षेत्र। अर्की विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर गोविंद राम जी हैं और उसी के साथ साथ हमारे बीच में रतन पाल जी हैं। इन दोनों का नाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ रहा है। यहाँ पर गोविंद राम जी ने यह साफ कर दिया कि पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ूंगा। इससे पहले भी वो विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला था जब वीरभद्र सिंह जी लड़ रहे थे, तो उन्होंने साफ कर दिया। वो उन्होंने तो काफी हद तक आगे ऐसी ऐसी बातें भी की हैं जो यहाँ पर हमें कहना जो उचित नहीं लगेगा। लेकिन बात यह रहती है कि उसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर राजेंद्र ठाकुर हैं और जो अवस्थी जी हैं, संजय अवस्थी जी हैं। संजय अवस्थी टिकट के प्रबल दावेदार तो माने जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ कितना कांग्रेस भी इकट्ठे रह पाती है, अब वो भी धड़ों में बदल जाएगी, वो यहाँ पर देखना होगा। सूत्रों की माने फिर से कि यदि यहाँ पर जो रतनपाल जी को टिकट दिया जाता है तो ये हो सकता है कि कांग्रेस का धड़ा तो मजबूत होगा, क्योंकि गोविंद राम जी अंदर खाते यहाँ पर कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कहना भी बहुत जल्दी होगा। हालांकि यहाँ पर भी बहुत दिलचस्प जंग देखने को मिल सकती है। साथ में फतेहपुर की यदि बात करें, अभी नाम तो बहुत आ रहे हैं, फतेहपुर से भी, जुब्बल कोटखाई से भी। जुब्बल कोटखाई में हालांकि नरेंद्र बरागटा के जो बेटे हैं चेतन बरागटा, और उन्हीं के साथ साथ जो दूसरे प्रत्याशी कांग्रेस के हैं वो ठाकुर रामलाल जी, जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, रोहित ठाकुर जी, उनका नाम चल रहा है। और यहाँ की बात करें फतेहपुर की तो वहाँ पर कृपाल परमार और भवानी में मुकाबले की गुंजाइश दिखाई जा रही है। बड़ा प्रश्न ये है कि कांग्रेस के लिए ये साख की बात नहीं है, कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन जाते हुए इलेक्शंस में अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो एक तरह से सेमीफाइनल में उनकी बड़ी हार होगी और आगे की दशा और दिशा यहाँ पर तय इस इलेक्शन के थ्रू हो जाएगी। अब बड़ा प्रश्न ये रहता है, आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात भी बताते हैं। जब भी इलेक्शन, बाई इलेक्शन कभी भी होते हैं तो जब नई सरकार बनी हो तो नई सरकार की तरफ को वो झुके रहते हैं, और जब सरकार पुरानी हो जैसे कि हमारी हो चुकी है तो विपक्ष की ओर वो झुक जाते हैं। तो यहाँ पर ये अतिशोक्ति नहीं होगी अगर कांग्रेस सभी सीटें जीत भी जाए, यह भी अतिशोक्ति नहीं होगी कि अगर कांग्रेस कोई भी सीट ना जीते। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि यहाँ पर कांग्रेस को अगर अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत आराम से यह केक रन होने वाला है, तो ना भारतीय जनता पार्टी के लिए ना कांग्रेस के लिए यह केक रन होने वाला है। आपको बता दें 15 लाख से ज्यादा वोटर यहाँ पर अपने मतों का प्रयोग करेंगे और इन 4 जगहों पर लोगों को जिताकर 15,50,258 मतदाता हैं। इसमें 18 से 19 साल की उम्र के 37,911 मतदाता हैं। मंडी में 31,708 मतदाता है। फतेहपुर में 2069, अर्की में 2,556, जुब्बल कोटखाई में 1,578 युवा मतदाता हैं। जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के उपचुनाव के महिला मतदाता सबसे ज्यादा हैं। यहाँ पर पुरुष मतदाता 35,326 हैं और महिला मतदाताएं 35,613 हैं। तो महिलाएं जिस ओर चल पड़ी जुब्बल कोटखाई में, उस ओर यहाँ पर वोट डल गए। आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि हालांकि अब जितने भी इनके दौरे थे मुख्यमंत्री वगैरह के, वो सब तो यहाँ पर रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन ये एक और बड़ी खबर है कि बिना डबल डोज वैक्सीन लगाए कोई भी प्रचार नहीं कर पाएगा और बड़ी से बड़ी रैली में भी अधिकतम 1000 लोग ही शामिल हो पाएंगे। रोड शो के लिए मनाही है, बैठक में आने वालों के नाम पहले दर्ज किए जाएंगे और 20 से ज्यादा स्टार प्रचारक यहाँ पर नहीं होंगे। पहली बार पोस्टल बैलेट से वोट यहाँ पर 80 साल के ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग डाल पाएंगे और पोलिंग काउंटिंग एजेंटों के और चालकों के लिए भी दोनों डोज लगाना यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें घर घर प्रचार करने के लिए 5 लोग जा सकते हैं और नुक्कड़ सभा में भी केवल 50 लोग ही आ सकते हैं। तो कोविड के बीच में सबसे बड़े इलेक्शंस के तौर पर हम इन इलेक्शंस को देख रहे हैं, तो अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर आगे होने वाला है। इसके साथ आपको ये बता दें, इससे पहले बाकी खबरों की तरफ बढ़े, इस खबर को आप जान लीजिए कि 1 अक्टूबर से पेंशन समेत 5 बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। यह नियम कौन सा है? पहला तो 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसे देश भर के संबंधित डाकघरों में जीवन प्रमाण केंद्रों में जमा करवाना होगा। इसके साथ अब ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों की मंजूरी चाहिए होगी। 5000 से ज्यादा के ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों के एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन से मांग करनी पड़ेगी और इसके तहत क्रेडिट और डेबिट जितना भी कार्ड होते हैं, ऑटो डेबिट तब तक नहीं होगा जब तक वो ग्राहक मंजूरी नहीं देगा। चेकबुक यहाँ पर 3 बैंकों की बंद हो रही है। इसमें ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक है, जिनके पुराने चेकबुक अमान्य हो गए हैं। इन बैंकों का विलय हो चुका है, इसलिए तीनों पूर्ववर्ती बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नए चेकबुक लेने को कहा गया है। इसके साथ वेतन का 10% म्यूचुअल फंड में जाएगा।
आपको बता दें कि ये 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो गया है कि जो हमारे बीच में कर्मचारियों के म्यूचुअल फंड इकाइयों में अपना ग्रॉस वेतन का 10% निवेश करना ही होगा। डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए निवेशकों को 1 अक्टूबर तक नॉमिनेशन की जानकारी भी देनी होगी और डीमैट ट्रेडिंग खाता धारकों के KYC अपडेट के लिए 30 सितंबर का समय दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर 1 अक्टूबर को खाता निष्क्रिय हो जाएगा। इसके साथ टोयोटा की गाड़ियां भी यहां पर अब महंगी हो रही हैं। बहरहाल अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। अगली खबर हमारे बीच में कहां से है जी? अगली खबर हमारे बीच में स्कूल के ऊपर है। कल दूसरा दिन था स्कूल का और स्कूल में बहुत से बच्चे पहुंचे। पिछली बारी जो 47 दशमलव कुछ था उससे ज्यादा बच्चे हमारे बीच में पहुंचे, लेकिन अभिभावकों का ये कहना है क्षमा चाहेंगे, थोड़ी धूल मिट्टी यहाँ पर ज़्यादा रहती है, धूप का प्रकोप जी ज़्यादा रहता है, लेकिन आपकी सेवा के और आपके आशीर्वाद की वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं हमेशा। आपको बता दें कि स्कूलों को पूरे सप्ताह कक्षा लगाने के पक्ष में अभिभावक हैं और उन्होंने कहा है कि ये 3-3 दिन का जो चला हुआ है इससे बेहतर रहेगा कि स्कूलों को पूरी तरह से खोल दिया जाए। और अब ये भी साफ है कि अगले कैबिनेट क्योंकि बैठ नहीं सकती तो स्कूल जो है हमारे बीच में कम से कम इस महीने तो पूरा चलेंगे। इसी के साथ ऑकलैंड टनल की ओर से आज वाहनों की आवाजाही 2 दिन के लिए बंद की जाएगी। टायरिंग कार्य के चलते आज से कल रात 10 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर वहां पर रोक लगी रहेगी। इसके साथ अब आपको एक खबर और यहाँ पर देना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले ही हमारे बीच में पहुंची थी कि करीब सवेरे 8:20 पर क्योंथल रियासत के तथाकथित राजा जो हमारे बीच में है, राजा क्षमा चाहेंगे यहाँ पर जी हाँ, जो राजा विक्रम सेन है उनका आज IGMC में देहांत हो गया है, जिनका पार्थिव शरीर लगभग 11 बजे के करीब जुनगा राजमहल पहुंचेगा। तो उनका देहांत हुआ है लाइफ टाइम्स टीवी की ओर से और सभी हमारे दर्शकों की तरफ से उनको यहाँ भावभीनी श्रद्धांजलि। और आखिर में आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। तो आपको बता दें ऑकलैंड टनल कल रात 10 बजे तक वहाँ पर किसी भी प्रकार के हमारे बीच में वाहनों की आवाजाही पूर्णतः बंद होगी। क्योंतल के रियासत के राजा विक्रम सेन जी का आज सुबह 8:20 पर देहांत हो गया है। 11 बजे वो जुनगा राजमहल उनका शरीर पहुंचाया जाएगा। स्कूलों में पूरा सप्ताह यहाँ पर कक्षा लगाने के लिए अभी अभिभावक कह रहे हैं। 1 अक्टूबर से कुछ बदलाव हमारे बीच में हुए हैं और वो जो बदलाव हमारे बीच में हुए हैं वो आप लोगों को हमने यहाँ पर बता दिए। आपको बता दें कि जो यहाँ पर उपचुनाव का बिगुल जो बचा है उसमें 15 लाख वोटर से 15,50,000 वोटरों से ज़्यादा प्रत्याशियों के भविष्य का निर्णय करेंगे और किसी भी रैली में 1000 व्यक्ति से ऊपर लोग शामिल नहीं हो पाएंगे और बिना किसी चीज़ के प्रचार नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास कोरोना की दोनों डोज वैक्सीनेशन की नहीं होगी। इसके साथ पिछले रात को नाहन के मंदिर में पूजा अर्चना करने पर रोकने पर हिंदू जागरण मंच ने यहाँ पर उग्र हुआ क्या था कि उन्होंने ये कहा कि जो वहाँ पर पुलिसकर्मी आए थे उन्होंने बढ़ती हुई यहाँ पर घटनाओं को देखते हुए बोला, चोरी की घटनाओं को देखते हुए बोला कि आप अपने घर चले जाइए। उन्होंने यहाँ पर हिंदू जागरण मंच का कहना है कि उन्होंने उनके साथ अपशब्द कहे, उनको गालियाँ वगैरह दी और यहाँ पर उन्हें चोर कहा, इसलिए जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते तब तक वो NH को नहीं खोलने देंगे। आखिर में चंबा की ओर से हमारे बीच में ये बात आती है, जो चंबा में हमारे बीच में एक कलयुगी माँ द्वारा अपने 3 छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया गया। उसके साथ साथ अपने पति की भी यहाँ पर प्रेमी के संग मिलकर कुल्हाड़ी से हत्या की गई। कुल्हाड़ी से हत्या करने के बाद पति को यहाँ पर उसने घर में आग लगा दी और बच्चे जो हैं वो घर में आग लगने की वजह से दम घुट के उनका मर गए, वो भी जिंदा ही जल गए वहाँ पर। और उसके बाद उसी स्थान पर अपने पति की लाश को भी उन्होंने फेंक दिया। 13 सितंबर की घटना थी। कल शाम को यहाँ पर तफ्तीश में ये पता चला है कि यहाँ पर जो ये घटना हुई थी जिसमें 3 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 6 साल 2 साल 6 साल 3 साल और 1.5 साल की थी, वो सब यहाँ पर जब मृत्यु हुई उनकी तब वो लोगों की मृत्यु उनकी माँ द्वारा ही की गई थी। तो वो अपने आप में एक हैरतंगेज तो नहीं कहेंगे लेकिन एक बहुत ही शर्मनाक यहाँ पर हमारे बीच में किस्सा हुआ है। अभी के लिए आपको इस लाइव अपडेट से विदा लेंगे। आप सभी लोग स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बताएं हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी के साथ मुकुलदेव रक्षपति आप लोगों के बीच में। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे द रक्षपति के नाम से ढूंढ सकते हैं। जय हिंद।